हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सरकार से लड़ने के लिए किस हद को पार कर दिया, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है स्पेन की एक जेल की, जिसकी शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक बस से उतरते हुए देखते हैं। इसी में से एक कंपनी का असिस्टेंट मैनुअल नाम का बंदा है। दरअसल ये उस समय की बात है जब स्पेन की तानाशाह की मौत हो गई और अब लोग विद्रोह पर उतर आए हैं, क्योंकि सभी लोगों को लोकतंत्र चाहिए। लेकिन वहाँ की आर्मी ऐसा होने नहीं दे रही है। मैनुअल देखता है कि वहाँ पर बहुत कम उम्र का लड़का बैठा रो रहा है। उसे उस पर बहुत तरस आता है और वो मन ही मन सोचता कि आखिर इसमें इसका क्या जुर्म होगा। इतने में वहाँ पर जेलर आकर उसे मारना शुरू कर देता है। मैनुअल को ये चीज़ सही नहीं लगती, इसीलिए वो आवाज़ उठाता है, पर उसके बदले में उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मिलता है जो कि जेलर ने मारा था। उसका कहना था कि ये जेल उसकी है और यहाँ पर रूल भी उसी के चलते हैं। मैनुअल कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे इसका अंजाम अब पता चल गया है। कुछ देर बाद सभी के कपड़े उतरवाए जाते हैं और उनकी चेकिंग होती है। इस दौरान जेल का सुपरिटेंडेंट उसे उसके सूट का सौदा करता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था, लेकिन मैनुअल उसके मुंह पर मना कर देता और देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद उसे नुकसान भी झेलना पड़ता है। जो क्या था वो आप अभी देख लोगे। उस जेल में कोई भी नया कैदी आता है तो उसको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि अगर उसको कोई रोग हो तो वो दूसरे में ना फैले। लेकिन मैनुअल को कुछ खास सुविधा नहीं दी जाती। जहाँ सभी को एक साफ कंबल दिया जाता है, वहीं उसको गंदा और खटमलों से भरा हुआ कंबल मिलता है। आधी बाल्टी पानी मिलता है जिसे उसको पीना है और नहाना भी है। उस रात उसके पास एक अधिकारी आकर बोलता है कि तुम्हें उन्हें वो कपड़े दे देना चाहिए क्योंकि वो बाद में उसको छीन ही लेंगे। उसकी इस बात को मैनुअल कोई जवाब नहीं देता। उस रात उसके पूरे शरीर में खटमलों ने आतंक मचा दिया। सुबह वो इसकी डोमिनो से कंप्लेन भी करता है, जो कि सुपरिटेंडेंट है। तो वो कहता है कि ये जेल है, कोई होटल नहीं है, चुपचाप जो मिल रहा है उसे खुश रहो। दरअसल डोमिनो उसे उस दिन का बदला ले रहा है। इतने में वहां पर ब्लैकी नाम का कैदी आता है खाना लेकर। उसने उसे चुपके से एक सिगरेट भी दी, जिसको पीकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। कुछ देर बाद उसे मिलने के लिए एक सरकारी वकील आता है जो कि उसी कंपनी ने हायर किया था। वो मैनुअल को बताता है कि जो जुर्म तुमने किया है उसकी सज़ा कम से कम 5 से 10 साल है, क्योंकि तुमने कंपनी के पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करा है बिना किसी को बताए। उस वकील की बातों को सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इस काम में अकेला नहीं था। इसमें कंपनी का ओनर का बेटा भी शामिल था, पर उन लोगों ने जानबूझकर पूरा इल्ज़ाम उस पर थोप दिया और वो बाहर आराम से घूम रहा है। वो वकील को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। सेल में आकर वो अपना गुस्सा उस बाल्टी में निकालता है और उसे जोर जोर से दीवारों पर पीटना शुरू करता है, जिसकी आवाज़ से वहाँ पर डोमिनो आ गया था। उसे मैनुअल कहता है कि मुझे जेल अथॉरिटी को कंप्लेन करनी है, तो वो उसे एक पेन और पेपर देता है। पर जब मैनुअल उस पर लिखना शुरू करता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं और इतना मारते हैं कि उसके कान और नाक से खून आने लगता है। उस दौरान उसको समझ आता है कि ये जेल वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोची थी। यहाँ पर कोई नहीं है जो उसकी सुनेगा। वहीं सारे कैदियों को लगने लगा था कि अब कोई तो है जो सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। इस बीच कोई मैनुअल के सेल के नीचे एक सिगरेट और एक नोट देकर चला जाता है, जिसमें लिखा था कि दोस्त लगे रहो, कोशिश करते रहो। उसने जैसे तैसे करके उन 14 दिनों को आखिरकार काट ही लिया और फिर उसको उसी दिन नॉर्मल जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसकी सेल में मुलाकात होती है ब्लैकी से, वही खाना बांटने वाला इंसान जो कि उसे अच्छे से पेश आता है। वो मैनुअल को केन से मिलवाता है, जो कि उम्र दराज आदमी है, पर जुर्म ये है कि उसने हत्या और बैंक को लूटा है, इसीलिए सभी उससे डरते हैं और साथ में इज्जत भी करते हैं, चाहे वो ऑफिसर ही क्यों ना हो। खाने के बाद मैनुअल ग्राउंड में जाकर अकेले बैठ जाता है कि तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और चाकू की नोक पर उसके सारे कपड़े उतरवा लेते हैं। और ये सब वहाँ मौजूद 2 गार्ड की निगरानी में हो रहा था, जो देखकर मैनुअल हैरान था। पर वो फिर भी कंप्लेन करने रोमानी के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने मेरे सारे कपड़े ज़बरदस्ती छीन लिए। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि उन्हें वो कपड़े दे दो, वरना वो छीन ही लेंगे। तो वो बोलता है कि मैंने कंप्लेन सेंड कर दी है, लेकिन इसके बदले में पैसे लगेंगे, जो कि मैनुअल के पास नहीं थे और रोमानी भी इसमें कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। इतने में वहां पर एक आदमी आता है जिसने वो नोट दिया था। वो उसे डॉक्टर बोनी के पास लेकर जाता है, जो कि उसे पहनने को कपड़े देते, उसकी चोटों का इलाज करते हैं और इस बीच वो अपना ओपिनियन भी रखते हैं। जो कुछ भी जेल में हो रहा है वो सब गलत है, कोई कानून नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं है। इसीलिए वो अपने उस PA एक्ट के बारे में बताता है, जो कि प्रिजनर्स की भलाई के लिए बना है उन्होंने, जिसमें उनके साथ और भी कैदी हैं
उस दिन के बाद से अब उसमें और ब्लैकी में काफ़ी बातें होने लगती है। इस दौरान वो उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया, तो वो उसे टोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा यहाँ पर किसी से भी सीधे बात नहीं कर सकते, ये सख्त मना है। दरअसल यहाँ पर ज़्यादा जुर्म के कैदी हैं। किसी ने कार की चोरी करी है, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं डाला जिससे उसे कहा गया है, पर इनकी सज़ा बहुत बड़ी है, किसी किसी को तो 10 साल की भी है, सिर्फ कार चोरी की। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन एक केन है जो कि सबसे बड़ा गुनहगार है। उसने 4 लोगों को मारा है और जिसमें एक पुलिस वाला भी है। जो पैसे उसने लूटे हैं असल में वो पुलिस को कभी मिले ही नहीं। इस जेल में भी हर जेल की तरह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर काम करके कैदी कुछ पैसे कमा सकते हैं, और इसी जगह पर ब्लैकी मैनुअल को लेकर जाता है, पर वो कुछ दिन बाद आने को कहता है क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं है उसके लायक। उसके बाद अब अगले दिन वहाँ पर सभी के परिवार वाले आते हैं, उससे मिलने आते हैं। ब्लैकी के भी आए थे जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होता है। पर यहाँ मैनुअल की बहन आती है, पर उसे उम्मीद थी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी आएगी। उसकी बहन बताती है कि उसने उसे पूछा लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया, कहा कि अब उसका और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर मैनुअल बहुत ही मायूस हो जाता है और उसे भी कह देता है जैसा मैं हूँ मेरे हाल पे वैसा छोड़ दो। इसके बाद वो नहाने जाता है, पर जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर कैदी नारा लगा रहे, उन्हें रिहा कर दो। दरअसल इन सभी को उम्मीद है कि इस तानाशाह के खत्म होने के बाद सरकार बनेगी और फिर MSC एक्ट को हटा दिया जाएगा, जिसमें कि छोटे जुर्म वालों को बड़ी सजा मिली है, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। पर अंदर बैठे केन और ब्लैकी खूब हंस रहे थे क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। उस रात हम देखते हैं कि ब्लैकी रो रहा है। जब मैनुअल इसकी वजह पूछता है तो वो बताता है कि उसकी अभी 20 साल की सजा बाकी है। क्या पता जब तक वो रिहा हो तब तक उसका पूरा परिवार उसे भूल जाए, उसके बच्चे उसे पहचानने से इनकार कर दे। तब मैनुअल उसे सहारा देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। अगले दिन हम देखते हैं कि उन्हें नारा लगाने वालों में से कुछ कैदियों को रिलीज कर दिया गया, पर बस उन्हीं को छोड़ा गया है जो खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो कि आर्मी के हक में है, और बाकी जो आम कैदी थे उन्हें वहीं सड़ने दिया जाता है। अब देखते ही देखते 1976 आता है, यानी कि मैनुअल को यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो गए। एक सुबह कुछ गार्ड आकर ब्लैकी को उठा ले जाते हैं। जब कीन वजह पूछता है तो डोमिनो बताता है कि वो किचन में सुरंग बना रहा है, जो सुनकर सभी हैरान थे क्योंकि वो ऐसा कुछ करेगा उन्हें कभी पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह डोमिनो बताता है कि ब्लैकी की मौत हो गई है। अब सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो तो एकदम ठीक था। पुलिस का कहना था कि उसे हार्ट अटैक आ गया, पर सभी कैदियों का मानना है कि उसे जान से मार दिया गया। इन लोगों ने उसे मार दिया, जिसके विरोध में कुछ कैदी प्रदर्शन भी करते हैं, वो वहीं धरना देते हैं। वहीं वो सेल में देखते हैं कि केन आराम से खाना खा रहा है, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। केन बोलता है कि जो चला गया हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, और तुम भी बैठ जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन वो मानने वाला नहीं था, और इसीलिए बोनी के कहने पर उसे रात भर वो जाग एमएनएस के पोस्टर बनाए थे वो उस पूरी जेल में फेंक देता है, और कुछ तो बाहर भी फेंकता, जिसको पढ़कर लोगों में आक्रोश आ जाता है। उसमें लिखा था कि कुछ ऐसे अधिकार कैदियों के भी होते हैं, वो कोई जानवर नहीं है। जब उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया ही नहीं है तो फिर उम्र कैद किस लिए। उसके इस जोश को देखकर सभी कैदी के अंदर और जोश भर जाता है और सब उसका साथ देते हैं। लेकिन जब ये चीज़ बढ़ने लगती है तो एक दिन उसे पकड़कर फिर से आइसोलेशन में डाल दिया जाता है ताकि ये सब बंद हो जाए। पर उसकी आवाज़ अब बाहर तक चली गई है। लोगों को पता चल गया कि आखिर जेल में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, और यही कारण है कि एक दिन उसके पास एक वकील आता है जो उसे आइसोलेशन से बाहर निकलवाता है और बताता है कि आज से वो उसके केस को लड़ रहा है। वो उसे कोई पैसे नहीं लेगा, बस उसे अच्छा लगा। उसके इस जज्बे को देखकर उसे ये भी पता है कि उसके ओनर ने उसे फंसाया है। जाते हुए वो उसे कुछ पैसे भी देता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा था। मैनुअल अब वहाँ पर जमने लगा है। लोगों से उसकी पहचान हो गई है। एक दिन वेयर हाउस में अगस्तो नाम का बंदा स्पीच देते हुए कहता है कि आप सभी लोगों को कंप्लेंट डालनी चाहिए एमएनएस को लेकर, क्योंकि स्पेन में अब कुछ नया चेहरे आ रहे हैं जो कि सरकार चलाने के काबिल है। अगर हमारी बात उन तक पहुंच गई, अगर उनकी सरकार बनी, तो इस चीज़ के बारे में वो सोचेंगे। लोग उसकी बात से सहमत होते हैं और कंप्लेंट डाल देते। एक रात मैनुअल को कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है कि अंधेरे में कुछ गार्ड एक कैदी को जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे, और ये चीख उसकी ही है। वो फौरन चिल्लाता है, लेकिन केन उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वरना उसके साथ भी वही होगा। अब वो रात मैनुअल बड़ी ही बेचैनी से काटता है। जब सुबह होती है तो वो सभी उस कैदी के बारे में पूछता है। केन भी उसके इस काम में मदद करता है। तब उन्हें डोमिनो आकर बताता है कि असल में वो कैदी अगस्तो था, जिसकी स्पीच हमने कल सुनी थी।
उन लोगों का कहना है कि वो एक मूवमेंट शुरू करने वाला है, इसीलिए हमने उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये बात कोई भी मानने को राजी नहीं है, क्योंकि उन सभी को ये लग रहा है कि उन्होंने ब्लैकी की तरह उसको भी मार दिया। इसीलिए सभी अब प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और इस बारी इनका तरीका थोड़ा अलग था। सभी ने अपनी कलाई की नस काट ली थी, जिससे कि अब पूरा जेल खून ही खून होने लगा था। वार्डन को अपनी पोस्ट खोने का डर सताने लगता है, क्योंकि अगर ये सभी मर गए उसे जेल हो सकती है और क्या पता लोग बाहर उसे मार दे। तो वो मैनुअल से जाकर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो बताता है कि सिर्फ 2 चीज़, पहली की अभी डॉक्टर की टीम बुलाओ और दूसरी मीडिया की टीम। वो मान जाता है और फिर हम वहाँ पर कुछ डॉक्टर को देखते हैं जो इनका इलाज करते हैं और मीडिया वाले मैनुअल और सभी कैदियों का इंटरव्यू लेते हैं, जो ऑन एयर होते ही तहलका मचा देता है, जिसमें वो उन्हें बता देते हैं कि आखिर में जेल में उनके साथ क्या क्या अत्याचार होता है। लोगों को उनके जुर्म के हिसाब से सजा नहीं मिल रही है और बहुत ही कुछ है। तो केन देखता है कि शहर के लोग भी उनके सपोर्ट में आ गए। इस दौरान उसकी और मैनुअल की भी अच्छी दोस्ती हो जाती और दोनों अब इस मूवमेंट को और बढ़ाने के लिए जेल के दूसरे साइड रह रहे कुछ और कैदियों से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि काफी खूंखार थे। इस बीच हम जब पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों कुछ खेल रच रहे हैं, तो उन्हें सेल में जाकर रेड करते हैं और जो कुछ भी सामान मिलता है उन्हें जला दिया जाता है। ये दोनों वहीं खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अब अगले दिन एक कैदी मिर्गी पड़ने का बहाना करके एक गार्ड को बुलाता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो उसे चाकू की नोक पर ले लेता है और काउंटर के पास चलने को कहता है। वो उसकी बात को मान जाता और लेकर जाता है, पर वहां बैरिकेड लगे हुए थे जिन्हें वो कैदी हटाने को कहता है। इस चीज को देखकर काउंटर के अंदर बैठा ऑफिसर वार्डन को कॉल लगाता है, लेकिन तभी 2 कैदी आकर उसी काउंटर में आग लगा देते हैं और फिर क्या इस आग में घी डालने का काम मैनुअल और केन करते हैं। दोनों ही पूरे जेल को संभालते हैं। उसके बाद जितने भी लकड़ी के फर्नीचर थे उन्हें वो निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और आग लगा देते हैं। देन वो सभी छत पर भाग गए थे। जेल से धुआं उठता हुआ देखकर बाहर के लोग भी अब उनका साथ देने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब आर्मी कर रही है। कि तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो इन पर शूट करते हैं, लेकिन ये सभी बचकर नीचे को भागते हैं। लेकिन आग बढ़ती जा रही थी, जो देखकर वार्डन फौरन मैनुअल, बोनी और केन को बात करने के लिए बुलाता है। वहां वो वकील भी मौजूद था जो इनसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अपनी बात को आगे रखो। तो मैनुअल कहता है कि हमें एक जज से बात करनी है, ना कि तुमसे। वो मान जाता और फिर सभी को ग्राउंड में लाया जाता है, पर वहां उन्हें पता चलता है कि जो जज आया है वो असल में उन्हीं का आदमी है। फिर क्या होता है, सभी में आक्रोश जाग जाता है और दोनों गुटों के बीच लड़ाई मारपीट होने लगती है, जिसके चलते मैनुअल को फिर से आइसोलेशन में डाल दिया गया था। एक दिन उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड लीना मिलने के लिए आती है, जी हाँ, जिसको देखकर उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, हौसला मिलता है। वो उससे कहती है कि वो बाहर उसका हमेशा इंतजार करेगी। इतने में वहां पर एक गार्ड आकर उसे वार्डन के पास लेकर जाता है, जहां जाते हुए वो देखता है कि उसके रूम में बोनी बाहर आ रहा है। वो उसे इग्नोर करके चला गया। जब मैनुअल अंदर जाता है तो वार्डन उसको एक पेपर पर साइन करने को कहता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने भी इस पर साइन कर दिया है, वो दूसरे जेल में शिफ्ट होने वाला है। पर मैनुअल इनकार कर देता है। तो वार्डन कहता है कि ऐसा करके तुम खुद की सजा को डबल कर रहे हो। पर मैनुअल को पता है कि जिस जेल में उन्हें लेकर जाया जाएगा वो नरक से भी बदतर होगी। पर वार्डन ऐसा हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसी रात अंधेरे में केन और मैनुअल को उठा लेता है और जबरदस्ती लाकर दूसरे जेल में बंद कर देता है, जो कि एक आइलैंड पर थी। वहां के लोग इन दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं, इनके शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये सही से खड़े तक ना हो पाए, मारते हैं, पीटते हैं, जिसके चलते एक दिन मैनुअल इतना तंग आ जाता है कि वो स्प्रिंग को निगल जाता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। जब डॉक्टर इसकी वजह पूछते हैं तो वो झूठ कहता है कि ऐसा गार्ड ने करने को कहा था, जो सुनकर वो फौरन इसकी रिपोर्ट भेज देता है, जिसके बाद इन्हें फिर से पुरानी वाली जेल में डाला जाता है और यहाँ पर इनका हीरो वाला स्वागत होता है। अब दोनों के अंदर एक जज्बा और ये देखकर वहाँ के लोग भी जुनून से बाहर आ जाते हैं, जिसके चलते इनका वो मूवमेंट फिर से शुरू हो जाता है। और फिर फाइनली एक दिन मैनुअल से मिलने एक नेता आता है, जिसको वो जेल में हो रहे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि हमें हमारा हक चाहिए। वो उसे एमएससी एक्ट के बारे में भी बताता है, जिसके बाद अब उनकी ये बातें न्यूज़पेपर में भी छप जाती, जो देखकर सभी कैदी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा है कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले। इसी सिलसिले में मैनुअल माइकल से मिलने जाता है, जो कि एक जेल के दूसरी साइड रहता है। वो वहाँ का लीडर है और उसे गिफ्ट देता है। बदले में मैनुअल उसको बियर की बोतल देता है, पर तभी वही 17 साल का लड़का रॉनी आकर माइकल को चाकू घोंपकर मार देता है। जी हाँ, दरअसल ऐसा करने के लिए उसको वार्डन ने कहा था, उसको लालच दिया था कि उसकी सजा कम हो जाएगी। पर यह देखकर मैनुअल बहुत डर चुका है।
इसीलिए वो तुरंत ही अपने सेल में आता है और अब उसे यहाँ पर पूरे 6 साल बीत चुके हैं। बहुत कुछ उसे सीखने को मिला है और अब वो यहाँ पर लोगों का लीडर बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने घर की याद भी आती है। वो मायूस ही रहता है कि तभी वहाँ पर केन आकर उसे बाहर चलने को कहता है, जहाँ पर टीवी में दिखाया जा रहा था कि सरकार ने MSC एक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, जो सुनकर सभी बहुत गुस्से में आते हैं, विद्रोह करते हैं। मैनुअल को भी अब आगे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिसके चलते एक दिन तो उसकी वही एक गार्ड में बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है और फिर सजा के तौर पर उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब उसका समय पूरा हो जाता है तो केन उसको लेकर हॉस्पिटल वार्ड में जाता है, जहाँ पर एक लिफ्ट है, लेकिन वो सालों से बंद है। वो उसकी नकली चाबी से खोलकर उसके सहारे नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ से सीवर एरिया शुरू होता है। दरअसल अब इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है, क्योंकि अब किसी को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि उन्हें उनका हक मिलेगा। मैनुअल मान जाता है उस जगह पर खुदाई करने के लिए और वो उसी दिन से काम को शुरू कर देते हैं। बाहर वो दोनों लोगों को फुटबॉल खेलने के लिए लगा देते हैं ताकि किसी को खुदाई की आवाज ना आए। तो रॉनी उन्हें देख लेता है, पर वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उससे भी तो बाहर निकलना है। एक दिन मैनुअल से वो वकील फिर से मिलने आता है, जो कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, मैं फिर से अर्जी डालूंगा। लेकिन अब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है लोगों से, क्योंकि सब के सब चोर हैं साले। वहीं एक दूर खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वो सीवर उस बेसमेंट में ज्यादा दूर तक नहीं था, उन्हें बस कुछ ही मीटर तक जमीन की खुदाई करनी है, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, पर फिर भी उन्हें महीने तो लग ही जाएंगे। अब वो दिन आ जाता है जब इन्हें वहां से बाहर निकलना था, पर जाने से पहले केन उसको कुछ कपड़े देता है जिसको वो बदल सके। फिर जब वो सेल से बाहर आता है तो उनके पीछे कुछ और कैदी भी आने लगे थे, क्योंकि रॉनी ने सभी को बता दिया। पर ये दोनों रुकते नहीं हैं और उस बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहाँ की खोदी हुई सुरंग से ये लोग रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। फिर कुछ ही देर में ये बाहर बने एक मैनहोल से निकलते हैं और तेज तेज कदम के साथ बढ़ना शुरू करते हैं। उनके पीछे कई और कैदी भी आ गए थे, पर उन्हें गार्ड्स पकड़ लेते हैं, पर इन्होंने कपड़े बदल लिए थे, इसीलिए पहचान में नहीं आ पाते। इसके कुछ ही देर बाद ये लोग एक बस में बैठ लंबा सफर तय करते हैं। मैनुअल बाहर की दुनिया को देखता है, जो कि एकदम खुशहाल है, जिसको उसने सालों से मिस किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल गए थे। पर जाते जाते केन उसको कुछ पैसे देता है ताकि वो सरवाइव कर सके। अब मैनुअल जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और फिर दोनों ही वहां से कोसों दूर चले जाते हैं। दोस्तों, 1978 में स्पेन में लगभग 79 प्रिजनर्स भागे थे और ये साल के अंत तक आते आते 179 तक पहुंच गए, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसके बाद उनके उस एक्ट को भी पास कर दिया गया और इसके बाद हम उस कैदी की कुछ रियल फुटेज भी देखते हैं, उन लोगों को भी जिन्होंने इस नरक में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। पर केन और मैनुअल उसके बाद कभी नहीं मिले और ना ही कभी पकड़े गए। तो ये पूरी कहानी सरकार के खिलाफ एक संघर्ष की थी, जो कि हमें काफी कुछ सिखाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।